हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम करी थी अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, और अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। इन दोनों थ्योरम में से कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है एक थ्योरम, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध अपने लास्ट लेक्चर में किया था, और अब करेंगे हम पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि एग्जाम में आपको ये दे देंगे कि अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध का कथन लिखते हुए इसको प्रूफ आपको करना है। तब फिर आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसकी प्रमेय क्या है। माना एफ जेड जेड का माना एफ जेड का एक विश्लेषिक फलन है। क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। जेड समतल के प्रदेश डी में, प्रदेश का मतलब रीजन में, प्रदेश डी में है तथा यह माना कि डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तब प्रतिचित्रण है W बराबर एफ जेड प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। प्रत्येक बिंदु पर क्या है? अनुकोण है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो क्या प्रूव करना है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है, सफिशिएंट कंडीशन है, उस सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि माना एफ जेड है वो जेड का एक विश्लेषिक फलन है। तो सबसे पहले मान लिया कि जेड समतल में एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, और साथ में ही जो आपका डी रीजन है, उस डी रीजन में एफ डैश जेड है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तब आपको बताना है कि जो प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड बनता है वो प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? अनुकोण है। तो आपको पता है अनुकोण प्रतिचित्रण किसे कहते हैं। पहली परिभाषा आपको आनी चाहिए कि अनुकोण प्रतिचित्रण किसको कहते हैं और अपन को किस प्रकार इसको सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुकोण प्रतिचित्रण की क्या परिभाषा होती है, कि ये लिखा था ना, माना रूपांतरण समीकरण u बराबर ux, y और v बराबर vx, y के अंतर्गत z समतल का तो बिंदु p x नोट y नोट और w समतल के बिंदु p डैश u नोट v नोट पर प्रतिचित्रित होता है। तो p पर प्रतिच्छेदित वक्र c1 और c2 w समतल में p डैश पर प्रतिच्छेदित गामा1 और गामा2 में प्रतिचित्रित होते हैं। यदि बिंदु P पर वक्र C1 और C2 के मध्य का जो संगत वक्र है वो गामा1 और गामा2 के मध्य के कोण है वो कैसा होना चाहिए? परिमाण व दिशा में समान होना चाहिए। तब वो प्रतिचित्रण आपका क्या कहलाता है? अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है, तो अपन देखो इसी थ्योरम में अपन क्या सिद्ध करके दिखाएंगे। अपन इसी थ्योरम में सिद्ध करेंगे, दो वक्र ले लेंगे गामा1 और गामा2, और उससे अपन ये दिखा देंगे कि दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों के वक्र के मध्य का जो कोण है वो दोनों का कोण है वो क्या है? परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी बराबर है। ये वाली बात अपन सिद्ध करके दिखा देंगे, क्योंकि आपको पता है अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए क्या सिद्ध करना होता है कि मध्य का कोण क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों क्या होती है? समान होती है। तो वही चीज हमें इसको में सिद्ध करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो प्रतिचित्रण आपका क्या हो जाएगा? अनुकोण प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो जो चित्र हमने वो अनुकोण प्रतिचित्रण बनाया था, वही चित्र हम सेम टू सेम यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे।
उसमें तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी। तो देखो समझना, सबसे पहले हम लेते हैं जेड तल। सबसे पहले क्या लेते हैं, जेड तल। दो वक्र मान लिया C1 और C1 व C2। एक को नाम दे दिया मैंने C1 और एक को नाम दे दिया मैंने C2। ठीक है, इसमें हम क्या खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच लेते हैं। तो और ये पॉइंट एक बार थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं। C1 और ये C2, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मान लेते हैं, जेड नोट। उसमें W नोट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं अपन Z1 और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं Z2। अब इनसे अपन क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। इस प्रकार से बना हुआ कर C1। इसमें हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। देखो थोड़ा सा सही से बनाते हैं क्योंकि दिखना चाहिए टेंजेंट अपने को, है ना। ये C1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C2। टेंजेंट अपन खींचते हैं। ये हो जाएगा आपका α2 एंगल और एक इसकी खींच देते हैं टेंजेंट। इस प्रकार से मिलाती हुई टेंजेंट खींच लेना अपने। ये हो जाएगा अपने पास C1 वक्र। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन जाएगा आपका α1 और एक यहाँ पे अपन बना लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंट खींच लेना। ठीक है, इसकी एक टेंजेंट खींच लेना, एक टेंजेंट इसकी खींच लेना अपन। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास क्या, यहाँ पे अपन पॉइंट मानेंगे Z1 और यहाँ पे पॉइंट मानेंगे अपन Z2 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा अपने पास Z0। यार डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक।
ठीक है, C1 व C2 और एंगल आपके अल्फा 1 अल्फा 2 हो गए। ये आपका हो गया जेड समतल, जेड समतल। अब एक डब्लू समतल में चित्र बना लेते हैं अपन। Γ1 Γ2 वक्र, Γ1 और ये Γ2, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा अपने पास W0। इसको मिलाती हुई एक टेंजेंट अपन यहाँ खींच लेंगे, तो ये बनेगा आपका एंगल β2। ये टेंजेंट आप सही खींच लेना। देखो चित्र इसमें सही नहीं बन रहा, लेकिन आप अपनी कॉपी में सही से बना लेना। दो वक्र इस प्रकार से बना लेना। तो यहाँ पे हो जाएगी टेंजेंट आपकी, जो अक्ष के साथ कोण बनाती हुई बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये Γ1 और ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी, और ये आपका W0 पॉइंट हो गया, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे W1 और यहाँ पे हो जाएगा W2। ठीक है, और ये एंगल बन जाएगा β1 और ये हो जाएगा आपका β2। ठीक है, ये टेंजेंट बना लेना। दो वक्र बनाने हैं और उनसे फिर क्या करना है, टेंजेंट खींचना है, और अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी क्या, एक तो बनाएगा अल्फा 1, जेड समतल में तो अल्फा 1 बनाएगा, और एक बनाएगा अल्फा 2, और डब्ल्यू समतल में वो जो आपके बनेंगे चित्र वो बनेंगे यहाँ पे अक्ष के साथ तो कोण बनाएगा β1, और वाई अक्ष के साथ बनाएगा β2। ठीक है, अब देखो वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, PDF आपको सेंड कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग चित्र बना लेना देख के। ठीक है, ये वैसे ध्यान रखना, दो वक्र बनाने हैं और दोनों वक्र से आपको क्या करनी है, टेंजेंट खींचनी है। जो अक्ष के साथ क्या बनाएगा, जेड समतल में तो अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बनाएगा, और डब्ल्यू समतल में क्या बनाएगा, β1 β2 बनाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरी है, और जो अपन इसके चित्र के साथ ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना जेड समतल में दो वक्र है, C1 और C2 है, जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, Z0 है। जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, Z0 है, तथा इस Z0 बिंदु पर दो अपन क्या खींचेंगे, इस पर रेखा खींचेंगे, टेंजेंट लाइन खींचेंगे, जो वास्तविक अक्ष के साथ क्या बना रही है, अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बना रही है, अल्फा 1 तथा अल्फा 2 कोण बना रही है। ठीक है, तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं। माना जेड समतल में, माना जेड समतल में दो वक्र C1 व C2 है। दो वक्र क्या है, C1 व C2 है, जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु Z0 है, तथा इस बिंदु Z0 पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा चित्र बनाया है ना वैसा अपन इसमें लिखेंगे। दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वास्तविक अक्ष के साथ अल्फा 1 तथा अल्फा 2 कोण बना रही है। वास्तविक अक्ष के साथ अल्फा 1 और अल्फा 2 कोण बनाती है। अल्फा 1 तथा अल्फा 2 कोण बनाती है। तो थोड़ा सा चित्र देख लेना ढंग से ना, और ये Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस है याद है। ठीक है, हमने क्या जब जेड समतल में दो वक्र मान लिए C1 व C2 है, जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, Z0 है,
तथा इस बिंदु जेड नोट पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, वो आपकी वास्तविक अक्ष के साथ क्या बना रही है, एक तो अल्फा 1 एंगल बना रही है और एक बना रही है अल्फा 2 कोण बना रही है। ठीक है, अब वक्र C1 व C2 पर जेड नोट से समान दूरी r दूरी पर दो बिंदु मान लिए, एक तो Z1 मान लिया और एक मान लिया Z2। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, वो अपन लिखेंगे। देखो, माना वक्र C1 व C2 पर, माना वक्र C1 व C2 पर जेड नोट से समान दूरी r पर दो बिंदु Z1 व Z2 हो। समान दूरी r पर दो बिंदु हो Z1 व Z2 हो, Z1 व Z2 है। तब Z1 और Z नोट की डिस्टेंस है उसको कैसे लिखा जाएगा, r e की पावर आयोटा थीटा 1, r e की पावर आयोटा थीटा 1। ये जो आपकी थीटा 1 है ना, ये आपका टेंजेंट और C1 वक्र के बीच में जो एंगल है ना वो है थीटा 1। अब इसमें देखो थोड़ा सा सही से दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें समझ लो ऐसे है कि जैसे मान लो ये वक्र है C1, ठीक है, और इसकी ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपका थीटा 1 है। और ये मान लो C2 वक्र है, तो C2 वक्र से जो स्पर्शरेखा के साथ कौन बन रहा है ना, वो थीटा 2 है। ठीक है, तो Z1 माइनस जेड नोट, ये जो डिस्टेंस है इसमें दूरी तो कितनी है r, और एंगल कितना है, थीटा 1 है, तो r e की पावर आयोटा थीटा 1। तथा Z2 माइनस जेड नोट है, वो किसके बराबर है, Z2 माइनस जेड नोट इक्वल टू है आपके पास r e की पावर आयोटा थीटा। यहाँ समझ में आ गया कि भाई r तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और थीटा 1 क्या हो जाएगा, उनके बीच में एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लो, जेड समतल में दो वक्र C1 व C2 है, जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, आपका जेड नोट है। तथा इस बिंदु जेड नोट पर दो टेंजेंट खींची अपन ने, जो स्पर्शरेखा जो वास्तविक अक्ष के साथ क्या बना रही है, अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बना रही है। माना वक्र C1 व C2 पर जेड नोट से समान दूरी पर, एक तो पॉइंट यहाँ पे मान लिया Z1 और एक पॉइंट मान लिया अपन ने Z2 मान लिया। इस पर जब अपन ने टेंजेंट खींची तो ये डिस्टेंस तो कितनी है, r है, इसकी भी r है, इसकी भी r है। ठीक है, r दूरी पर Z1 और Z2 दो पॉइंट है, इनके बीच में जो एंगल है, इसमें एंगल तो मान लिया अपन ने थीटा 1 है, और इसमें अपन ने इसकी टेंजेंट खींची, उसके एंगल कितना मान लिया, थीटा 2 मान लिया। तब अपने को इन दो के बीच में डिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, Z1 माइनस जेड नोट इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा 1, और Z2 माइनस जेड नोट के बीच के डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा, r e की पावर आयोटा थीटा 2। ठीक है, जब ये जो डिस्टेंस r है ना वो यदि जीरो हो जाए, जब डिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये बताओ कि जब डिस्टेंस है वो r है, वो यदि जीरो हो जाएगी, तो ये जो थीटा 1 है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा। भाई एक बात देखो, मान लो ये दो वक्र है, ये क्या है, एक वक्र की बात कर लेते हैं। देखो, ये अपन ने टेंजेंट खींची, और जो वास्तविक के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा 2 एंगल बना रही है, और ये मैंने मान लिया थीटा 2 एंगल है, और ये डिस्टेंस मान ली मैंने r है। तो पहले तो अपन क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे। तो Z1 और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस क्या अपने पास, r e की पावर आयोटा थीटा 1 मान लिया। ठीक है, जब इनके बीच में एंगल जीरो बन जाएगा, इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, तो जो थीटा 1 और थीटा 1 जो है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 1, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कोण। भाई ये जो वास्तविक अक्ष के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा है, और ये से कोण बना रहा है थीटा 2, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब r का मान टेंड्स टू 0 ले लेंगे, जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो यदि जीरो हो जाएगी, तो थीटा 1 है वो अल्फा 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा, और थीटा 2 किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 2 की ओर अग्रसर हो जाएगा। और वही सेम की सेम सारी बातें अपन किस में लिखेंगे, डब्ल्यू तल के लिए लिखेंगे। इसलिए आपको एक वाली में समझ में आ जाएगा, तो दोनों में आपको लिख सकते हो आराम से। और ये थ्योरी कोई रटने वाली थ्योरी नहीं है, बस आपको चित्र अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए कि भाई C1 व C2 दो वक्र है, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु Z0 है,
फिर हमने क्या की, जेड नोट पर 2 स्पर्शरेखा खींची और इन स्पर्शरेखा जो वास्तविक अक्ष के साथ बना रही है अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बना रही है। फिर C1 और C2 के जो पर जेड नोट से समान दूरी पर 2 बिंदु है Z1 और Z2, तब Z1 माइनस जेड नोट इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा 1 और Z2 माइनस जेड नोट इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा 2। जब आर का मान टेंस टू 0 होगा तब थीटा 1 अल्फा 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा और थीटा 2 है वो अल्फा 2 की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब आर का मान टेंस टू 0 तब थीटा 1 किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 1 की ओर, और थीटा 2 किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 2 की ओर। अब अपन इन सारी चीजों को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू तल के लिए लिख देते हैं क्योंकि सारे प्रतिबिंब वक्र है। तो माना डब्ल्यू समतल में, माना डब्ल्यू समतल में वक्र C1 और C2 के जो प्रतिबिंब वक्र है वो क्या है, गामा 1 और गामा 2। गामा का साइन पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में, गामा फलन में वक्र C1 व C2 के प्रतिबिंब वक्र क्या है, गामा 1 व गामा 2 है। जेड तल है वो क्या, जेड तल तो आपका मैपिंग है और वो उसका क्या है, इमेज है। तो ये प्रतिबिंब वक्र होंगे गामा 1 और गामा 2, मतलब डब्ल्यू समतल में वक्र जो C1 C2 है उनके प्रतिबिंब वक्र क्या है, गामा 1 और गामा 2 है। तथा Z0 और Z1 और Z2 ये बिंदु क्रम, इनके प्रतिबिंब वक्र क्रम से क्या होंगे, प्रतिबिंब क्रम से क्या होंगे, W0 W1 और W2। जेड तल में जो बिंदु Z0 था, डब्ल्यू तल में वो बिंदु क्या बनेगा, W0 बनेगा। Z1 में जो, जेड तल में जो Z1 था वो W1 और Z2 है वो W2 बनेगा। तथा Z0 Z1 व Z2 के प्रतिबिंब क्रम से W0 W1 और W2 है। अब जेड समतल में लिखेंगे, जब जेड समतल में कोई बिंदु वक्र C1 के अनुदिश Z1 से Z0 को गमन करता है तब उसका प्रतिबिंब जब W तल में क्या करता है, W1 से W0 की गमन करता है। और इसी प्रकार वक्र गामा 2 पर प्रतिबिंब W2 से W0। जब देखो जो हमने चित्र बनाया ना, इसमें देखो मान लो जब जेड तल की बात करें, यदि अपन इस किसकी बात करें, जेड तल की बात करें, जेड तल में जब बिंदु Z1 है वो यदि Z0 को गमन करता है, मतलब Z1 है वो Z0 की ओर अग्रसर हो रहा है, Z0 की तरफ जाता है। उसी प्रकार W तल में W1 किसकी ओर अग्रसर होगा, ये W1 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, ये इस वक्र पे ध्यान रखना, W1 है वो W0 की ओर गमन होगा। और इसी प्रकार गामा 2 प्रतिबिंब के अंतर्गत W2 किसकी ओर गमन होगा, W0 की ओर गमन होगा। तब W1 माइनस W0 को जो समीकरण लिखेंगे वो क्या होगा, लैम्बडा e की पावर आयोटा phi 1, क्योंकि उसकी डिस्टेंस अपन ने r मान ली और इसकी डिस्टेंस अपन क्या मान रहे हैं, लैम्बडा मान रहे हैं। और एंगल क्या मान रहे हैं, एंगल वक्र और स्पर्शिका के मध्य कोण मान रहे हैं अपन phi 1 और phi 2, ठीक है। तब अपन ये लिखेंगे जब लैम्बडा का मान टेंस टू 0 होगा तब phi 1 किसकी ओर अग्रसर होगा, बीटा 1 की ओर, और phi 2 किसकी ओर अग्रसर होगा, बीटा 2 की ओर। तो ये लिखते हैं, देखो जब जेड समतल में कोई बिंदु वक्र C1 के अनुदिश Z1 से Z0 को गमन करता है तब उसका प्रतिबिंब W समतल में गामा 1 वक्र के अनुदिश
W1 से W0 को गमन करता है, इसी प्रकार गामा 2 पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बिंदु W2 से W0 पर गमन करता है। इसी प्रकार वक्र गामा 2 पर प्रतिबिंब बिंदु W2 से W0 पर गमन करता है। ठीक है, गामा 2 पर प्रतिबिंब क्या होगा, बिंदु W2 से W0 पर गमन करता है। तो माना W1 माइनस W0 के बीच की डिस्टेंस को किस प्रकार से लिखते हैं, लैम्बडा e की पावर आयोटा फाई 1 तथा W2 माइनस W0 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लैम्बडा e की पावर आयोटा फाई 2। ठीक है, अब वही W1 और W0 के जो बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को यदि अपन क्या कर दे, जीरो कर दे, तो यदि उसके बीच की डिस्टेंस को अभी यदि अपन जीरो कर देंगे तो फाई 1 है वो बीटा 1 बन जाएगा और फाई 2 क्या बन जाएगा, बीटा 2 बन जाएगा। तो जब लैम्बडा टेंड्स टू जीरो तब फाई 1 बीटा 1 तथा फाई 2 बीटा 2 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखी हमने कि जब Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस r है वो r टेंड्स टू जीरो बन जाएगी। तो r टेंड्स टू जीरो बनने पर वो क्या बन जाएगा, जब फाई 1 की जब r का मान टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तब थीटा 1 है वो अल्फा 1 की ओर अग्रसर हो जाएगा और थीटा 2 अल्फा 2 की ओर अग्रसर। इसी प्रकार इसमें कि जब लैम्बडा है वो जीरो की ओर टेंड्स होगा तब फाई 1 बीटा 1 की ओर अग्रसर होगा और फाई 2 किसकी ओर अग्रसर होगा, बीटा 2 की तरफ। कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज लिखनी है और याद तो 1% भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चित्र से देख के ही सब कुछ लिखना है। यदि आपको चित्र अच्छे समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई तो आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जैसे सेम लैंग्वेज लिखी वैसे आप लिख के आओ एग्जाम में। ठीक है, अब अपने को दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है चूंकि क्षेत्र डी में एफजेड क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। तो एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है। तो आपको पता है कि कोई भी फलन एफजेड विश्लेषिक फलन होता है तो अवकल नहीं होता है, और अवकल नहीं होता कि अपन यहाँ क्या लगा देंगे, परिभाषा लगा देंगे। तो देखो चूंकि क्षेत्र डी में एफजेड विश्लेषिक फलन है, क्षेत्र डी में एफजेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो विश्लेषिक फलन होता है तो क्षेत्र डी में एफजेड क्या होगा, एनालिटिक। क्षेत्र डी में एफजेड अवकलनीय फलन, अवकलनीय है। तब अवकलनीयता की परिभाषा से, और अपन अवकलनीयता की परिभाषा यूज करेंगे। आपको दो परिभाषा लिखाई थी, एक तो पूरे डोमेन पर और एक अपन फिक्स पॉइंट पर। तो अवकलनीयता की परिभाषा से, तो अवकलनीयता की परिभाषा लगाएंगे अपन फिक्स पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है, जेड नॉट। जेड नॉट पर बात करेंगे तो देखो एफ जेड नॉट इक्वल टू लिमिट Z1 टेंस टू जेड नॉट। ये तो लिखते हैं अपन, जेड है वो टेंस टू Z1 जो पॉइंट दे रखा है, तो Z1 है वो जेड नॉट की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हमने चित्र कर रहे हैं एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू क्या कर रहे हैं, लिमिट Z1 टेंस टू जेड नॉट एफ Z1 माइनस एफ जेड नॉट अपॉन Z1 माइनस जेड नॉट। देखो आराम से समझो, समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो Z1 है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, जेड नॉट की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि आपने इस चित्र को ध्यान से देखा होगा तो देखो यहाँ पे अपन देखा था कि ये पॉइंट तो था Z1 और ये पॉइंट था अपने पास जेड नॉट। तो Z1 है वो जेड नॉट के बीच में, Z1 है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ये जो जेड नॉट पॉइंट है वो जेड नॉट के अग्रसर हो रहा है। यदि इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यदि इसके बीच की डिस्टेंस है जो आर है, वो आर को यदि अपन जीरो ले लेंगे तो जो एंगल बनेगा वो फाइव है। जो थीटा 1 है वो तो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 1 की ओर अग्रसर, और थीटा 2 किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अल्फा 2 की ओर अग्रसर।
यही हमने डब्ल्यू तल में बात करी थी, तो डब्ल्यू तल में जब बात करी तो ये डब्ल्यू नोट पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, डब्ल्यू1 हो गया था। तो इसके बीच की डिस्टेंस हमने मानी थी लैम्बडा, और लैम्बडा यदि टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो लैम्बडा जब टेंस टू जीरो होगा, जब लैम्बडा टेंस टू जीरो मतलब डब्ल्यू1 यदि डब्ल्यू नोट की ओर अग्रसर होगा, तो लैम्बडा यदि टेंस टू जीरो होगा, तो इनके बीच में जो एंगल बना था φ1 वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, β1 की ओर अग्रसर, और φ2 किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, β2 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो एफ जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड वन है वो यदि जेड नोट की ओर अग्रसर होता है, तो एफ जेड वन माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड वन माइनस जेड नोट। एक बार अब देखो इसको, अब देखो यदि अपन ये जो जेड नोट की जो इमेज है भाई, डब्ल्यू तल क्या है, डब्ल्यू तल है, इन पॉइंटों की इमेज ही तो है। जेड नोट की इमेज क्या है, डब्ल्यू नोट, और जेड वन की इमेज क्या है, डब्ल्यू वन। तो मैं बताऊँ इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ जेड वन की इमेज क्या है अपने पास, डब्ल्यू वन है, और एफ जेड टू की इमेज क्या है, डब्ल्यू टू है, और एफ जेड नोट की इमेज क्या है, डब्ल्यू नोट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जेड तल का जो चित्र है भाई, जो जेड तल का चित्र है वो डब्ल्यू तल में उसको मैपिंग ही तो है। यदि मान लो ये वक्र है C1, तो ये मान लो पॉइंट Z1 है, और ये पॉइंट यदि Z0 है, तो डब्ल्यू तल में वो चित्र क्या बनेगा, गामा 1 वक्र मान लिया, और यहाँ पे C1 है, तो ये जो पॉइंट है वो W1 है, और ये पॉइंट W, तो ये इसकी इमेज है। तो FZ1 बराबर W1 लिखेंगे, और FZ2 बराबर W2, और FZ नोट इक्वल टू बराबर W नोट। ठीक है, देखो अब समझने वाली चीज तो अभी आएगी। अपन दिखा रहे हैं कि जो मध्य का कोण है वो क्या होना चाहिए, परिमाण व दिशा में समान। यदि ये चीज सिद्ध कर देंगे तो वो प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, आपका अनुकोण प्रतिचित्रण हो जाएगा। ये अपन क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो देखो अब एफ जेड वन बराबर तो क्या लिख देंगे, W1, और एफ जेड टू बराबर क्या लिख देंगे, डब्ल्यू नोट। तो देखो चूंकि एफ जेड वन बराबर लिख देंगे अपन W1, और एफ जेड नोट बराबर लिख देंगे डब्ल्यू नोट। रख दो यहाँ पे वैल्यू, लिमिट Z1 टेंस टू जेड नोट, एफ जेड वन के स्थान पर लिख देंगे W1, और इसके स्थान पर लिख देंगे डब्ल्यू नोट, और ये वाले पॉइंट आपको नीचे के नीचे सेम टू सेम। अब अपने को जो मेन काम है ना, वो अपने को एंगल से मतलब है। अपने को क्या मतलब है, एंगल से मतलब है, क्योंकि अपने को कोण बताना है, और कोण का मान है वो परिमाण में समान और दिशा बतानी है सेम। तो देखो यहाँ देखो, अब आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि एफ डैश जेड नोट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ डैश जेड है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। एफ डैश जेड है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अपन क्या मान लेते हैं, एफ डैश जेड जीरो बराबर मान लेते हैं, लेट एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू मान लिया हमने, क्योंकि अपने को एंगल से मतलब है, तो हमने इसका एंगल मान लिया लैम्बडा ए की पावर आइटा फाइव। क्यों माना है, क्योंकि इमेज ही तो है ये, तो लैम्बडा ए की पावर आइटा फाइव तो माना। क्योंकि एफ डैश जेड नॉट ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो उसकी वैल्यू होगी, तो वो हमने मान लिया, इसको माना लैम्बडा ए की पावर आइटा फाइव मान लिया। अब यहाँ पे देखो Z1 और Z1 है वो जेड नोट की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच की डिस्टेंस जीरो की ओर अग्रसर हो रही है, तो आ रहा है वो टेंस टू जीरो। अब W1 माइनस डब्ल्यू टू नोट बराबर क्या है, W1 माइनस डब्ल्यू नोट बराबर अपने पास है लैम्बडा ई की पावर आइटा फाइव वन, और Z1 माइनस जेड नोट का मान क्या है अपने पास, लैम्बडा सॉरी आर ई की पावर आइटा थीटा वन। ये रख दो वैल्यू, लैम्बडा ए की पावर आइटा फाइव वन अपॉन आर ई की पावर आइटा थीटा वन। अब अपने को मेन क्या है, कोणों की तुलना करेंगे, क्योंकि अपने को कोणों से मतलब है। यदि कोण है वो परिमाण है, यदि अपन ऐसे सिद्ध कर दें कि डब्ल्यू तल में जो कोण बन रहा है वो, और जेड तल में जो कोण बन रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तब अपन कह देंगे कि वो प्रतिचित्रण क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है।
अब देखो अपने को करना है कोणों की तुलना, तो कोणों की तुलना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर आयोटा फाइव इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट r टेंस टू 0 e की पावर आयोटा फाइव वन अपॉन e की पावर आयोटा थीटा वन, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर आयोटा फाइव इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0 e की पावर आयोटा फाइव वन माइनस थीटा वन। ठीक है, अब आपको पता है ये डिस्टेंस आ गई अपने पास। ठीक है, अब आपको पता है कि जब r का मान, अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे ना, जब r का मान टेंस टू क्या करेंगे 0 करेंगे, जब r का मान टेंस टू 0 करेंगे तब फाइव वन किसकी ओर अग्रसर होगा, बीटा वन की ओर अग्रसर, फाइव तो होगा बीटा वन की ओर अग्रसर, और फाइव टू किसकी ओर अग्रसर होगा, बीटा टू की ओर अग्रसर। ये हमने लिख लिया पहले, जब r का मान टेंस टू 0 होता है तब फाइव वन तो बीटा वन की ओर अग्रसर और फाइव टू बीटा टू की ओर अग्रसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल की तुलना करेंगे तो बराबर फाइव लिमिट, जब अप्लाई करेंगे तो ये फाइव वन है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, भाई यहाँ पे एंगल लिख लेंगे ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे तो कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे तो ये हो गया, और इसको क्या लिख देंगे फाइव वन माइनस थीटा वन। अब इसमें अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइव इक्वल टू, ये तो हो जाएगा बीटा वन, और थीटा वन किसकी ओर अग्रसर होगा बताओ, अल्फा वन की ओर अग्रसर, फाइव वन तो और अग्रसर हो जाएगा बीटा वन की ओर अग्रसर, और जो आपका थीटा वन है वो थीटा वन किसकी ओर अग्रसर होगा, अल्फा वन की ओर अग्रसर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा वन बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा वन इक्वल टू अल्फा वन प्लस फाइव, और इसी प्रकार यदि बीटा टू की वैल्यू निकाले तो अल्फा टू प्लस फाइव। अब अपन क्या करें, दोनों का डिफरेंस निकालें तो बीटा टू माइनस बीटा वन इक्वल टू, इसको लेकर चल रहे हैं तो अल्फा टू प्लस फाइव माइनस अल्फा वन माइनस प्लस फाइव, तो ये फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिल गया अपने को अल्फा टू माइनस अल्फा वन। तो अपने को यही तो प्रूफ करना था कि डब्ल्यू तल में जो कोण बन रहा है, मतलब बीटा टू माइनस बीटा वन का जो डिफरेंस है वो अल्फा जेड तल में अल्फा टू माइनस अल्फा वन के कोण के बराबर आ गया। यही तो मतलब हुआ भाई, बीटा टू माइनस बीटा वन इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा वन का मतलब ये हुआ कि बीटा वन और बीटा टू कोण तो कहाँ बन रहे थे, डब्ल्यू तल में बन रहे थे, और अल्फा टू और अल्फा वन कोण कहाँ बन रहे थे, जेड तल में बन रहे, तो दोनों का कोण है वो बराबर आ गया कि डब्ल्यू तल में जो कोण बन रहे हैं वो कोण जेड तल में जो कोण बन रहा है वो कोण परिमाण में समान आ गया और दिशा में भी समान आ गया। इसका मतलब डब्ल्यू बराबर एफ जेड क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है, ये लिख देंगे। अतः डब्ल्यू तल में वक्रों के मध्य कोण, जेड तल में वक्रों के मध्य का कोण के परिमाण, वक्रों के मध्य कोण के मध्य कोण के परिमाण व दिशा में बराबर है। अतः W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है। ये आपका हो गया अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना था और ये हमने किस कर दी, थ्योरम प्रूफ। ठीक है, इस थ्योरम को यदि कहीं आपको नहीं समझ में आए तो थ्योरम को वापस देख लेना। ठीक है, तो देखो एक बार वापस बता देता हूँ कि क्या अपने को प्रूफ करना था। जेड तल में अपने चित्र बनाए थे है ना, ये जेड तल में दो वक्र मान लिए थे C1 और C2, और हमने दो टेंजेंट खींच दी थी। तो अपने को जो सिद्ध करना था वो ये करना था कि अनुकोण प्रतिचित्रण का मतलब होता है कि यदि जो एंगल है यहाँ पे अल्फा वन, यहाँ पे अल्फा वन और ये अल्फा टू, और डब्ल्यू तल में ये चित्र क्या बने थे,
बीटा 1 और बीटा 2, तो इसका जो कोण बने थे ना बीटा 2 माइनस बीटा 1, वो किसके बराबर लाना था अपने को, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के। तो यदि मध्य का कोण डब्ल्यू तल में जो वक्रों के मध्य का कोण है वो जेड तल में वक्रों के मध्य कोण का परिमाण है वो दिशा दोनों समान आ गई, इसका मतलब ये प्रतिचित्रण आपका क्या कहलाता है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। अब अपना इसमें जो जो 2 चैप्टर इंक्लूडेड थे उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, द्विरेखिक रूपांतरण बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो अगले लेक्चर से आपका स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।